हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। नीट 2025 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही थी आप लोगों के लिए। 2 वीडियोस पब्लिश हो चुकी है, आप देख सकते हो मेरे चैनल में आकर के। आज क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स सॉल्व करूंगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है। इफ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 minute, then the time required for 99.9% completion of the reaction is closer to, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है, पहले मैं वो बताऊंगी, उसके बाद मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगी आपको। तो सबसे इजी तरीका जो है वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम्स फॉर डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द रिएक्शन एंड टी हाफ, ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। बुक में है तो मैं 2-3 लिख देती हूँ, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो मैं आपको लिख देती हूँ, सारे नहीं चाहिए होते हैं। तो देखिए, T 75% मतलब T 3/4 के लिए जो टाइम चाहिए उसके साथ टी हाफ का क्या रिलेशन है, 2 टी हाफ। T 87.5% और टी हाफ के बीच में रिलेशन क्या है, 3 टी हाफ। T 99.9% और टी हाफ के बीच में रिलेशन है 10 टी हाफ। तो T 75% एंड T 99.9% ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हमें यहाँ पे T 99.9% के लिए कितना टाइम चाहिए वो निकालना है। T 99.9% इज इक्वल टू 10 टी हाफ। तो यहाँ पे देखिए टी हाफ की वैल्यू दे दिया गया है 1 मिनट। वैल्यू पुट कर देते हैं, सो इट विल बी 10 into 1, सो इट विल बी 10 मिनट। ये तो 1 सेकंड में हो गया। अब दूसरा मेथड जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। टी का एक्सप्रेशन क्या है, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A नॉट डिवाइडेड बाई A। यहाँ पे K क्या है, रेट कांस्टेंट। A नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। A क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो हमें 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 100 मान ले तो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाने से कितना रह जाएगा, 100 माइनस 99.9, दैट मींस 0.1 रह जाएगा। सो A की वैल्यू यहाँ पे 0.1 लगाना पड़ेगा। K जो कि रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इजीली हम टी हाफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है टी हाफ is equal to 0.693 by K. So K will be equal to 0.693 divided by T half. So T half की वैल्यू 1 है, so it will be 0.693 यूनिट हो जाएगा मिनट इनवर्स। टाइम हमें 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए चाहिए, so T 99.9% लिख देते हैं। It will be equal to 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 लॉग A नॉट हो जाएगा 100, A हो जाएगा 0.1। तो यहाँ से अगर 0.1 हम हटा देते हैं, एक जीरो पर आ जाएगा, so it will be log 10 क्यूब हो जाएगा। 10 क्यूब मतलब 3 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 है, सो आप लिख सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 3। सो ऊपर में हो जाएगा 6.909, नीचे है 0.693। सो अगर आप नीचे भी 6.9 करना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट दिस डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी, ये 10 ऊपर आ जाएगा। ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, ये भी 6.9 है, ये भी 6.9 है, सो इट विल बी 1। सो आंसर आपका आ जाएगा 10 मिनट। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, नंबर 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। This is a question from coordination compound. In this question, they are asking you the correct order of wavelength of the light absorbed by these following complexes is. ये आपके ऑप्शन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो आप देखिए कि लाइट एब्जॉर्ब कब करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स को, जब इलेक्ट्रॉन्स को डीडी ट्रांजिशन करना होगा, तभी तो कलर एग्जिबिट कर पाएगा। तो डीडी ट्रांजिशन मतलब क्या, जब लिगैंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। एक सेट की एनर्जी थोड़ा सा कम, एक सेट की एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा। मान लीजिए ये आपका डी के 2 सेट है, एक को हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए इसको हम बोलेंगे T2G, इसको हम बोलेंगे EG। तो अब देखिए T2G से EG में जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करना पड़ेगा उसके लिए उसको एनर्जी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये एनर्जी वो कहां से ऑब्जर्व करेगा, जो विजिबल लाइट है उसी से ही वो ऑब्जर्व करेगा। अब विजिबल लाइट के अंदर है क्या, फोटोन है, फोटोन की एनर्जी वो ऑब्जर्व करेगा। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब वो करेगा उस एनर्जी को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा ई मतलब ये 2 सेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा ई वो किसके साथ इक्वल होगा, फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू। सो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ई
is equal to H nu, that means H into C by lambda, क्योंकि हमें पता है C is equal to nu lambda. H is Planck's constant, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है. C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो भी कांस्टेंट है. लैम्डा और डेल्टा ई मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, और जो लैम्डा है जो लाइट का वेवलेंथ है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए है, मतलब स्प्लिटिंग जितना ज्यादा होगा, एनर्जी भी उतना ज्यादा चाहिए होगी. तो एनर्जी जितना ज्यादा चाहिए है, लाइट का वेवलेंथ कितना होगा? उतना छोटा होगा. ग्रेटर द एनर्जी, लोअर इज द वेवलेंथ. तो ये जो लिगेंड्स है आपका यहाँ पे, अमोनिया, CN- एंड वाटर मॉलिक्यूल, इनमें जो आपका CN- है वो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड. आपको पता होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको हम बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. उसकी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिगेंड्स को अरेंज किया जाता है तो उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN- का जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा अमोनिया, और उसके बाद आएगा वाटर. वाटर जो है इनके कंपैरिजन में वीक फील्ड लिगेंड है. तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? CN-, देन इट इज अमोनिया, देन इट इज वाटर. अब CN- वाला कंपाउंड एक ही है जो कि नंबर B है. तो इसमें जो है स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, एनर्जी भी सबसे ज्यादा, और एनर्जी अगर ग्रेटर है तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा विल बी द स्मॉलेस्ट. तो हमें पता चल रहा है कि B जो है, B में वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है इट विल बी स्मॉलेस्ट. अब B से ग्रेटर कौन होगा? अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्सेस है A, B एंड D, दीज आर ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देख रहे हो आप? 6 है. और ये जो कॉम्प्लेक्स है C, इट इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है? 4 है. स्प्लिटिंग जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर आप कंपेयर करो तो व्हाट इज द रिलेशन? डेल्टा T is equal to 4/9 डेल्टा O. दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ है. जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसके लिए जो आपका एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू सेट्स ऑफ द d ऑर्बिटल्स, दैट विल बी जस्ट हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो स्प्लिटिंग अगर हाफ हो गया है, दैट मीन्स एनर्जी भी बहुत कम चाहिए. तो एनर्जी कम, सबसे कम तब किसमें चाहिए? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए चाहिए. और एनर्जी सबसे कम मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ तब किसका होगा? C का. तो C को हम बिल्कुल लास्ट में लिख देते हैं. अब B के केस में जो लाइट के वेवलेंथ है दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट आएगा ये वाला जहां पे अमोनिया इज द लिगेंड, A आएगा नेक्स्ट. उसके बाद कौन आएगा? ये जो D है TiH2 6+3, ये आएगा नेक्स्ट में. और C में लैम्डा वैल्यू हाईएस्ट है. सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है? नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है. ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इनमें से कौन कंपाउंड एग्जिबिट कर पाएगा? तो देखते हैं एक एक का स्ट्रक्चर बना के. पहले पेंट 1N. एल्केन के केस में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एग्जिबिट करने का रीजन आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C, इसके थ्रू जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. क्योंकि पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई. पाई बॉन्ड अगर है तो दो कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड कब बनते हैं? जब p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैपिंग होती है. तो अगर रोटेट कर गया, एक फिक्स्ड है, एक फ्रेगमेंट अगर रोटेट कर गया तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. और पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग तो ऐसे ऐसे नहीं हो सकता. पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग के लिए काफी सारा अमाउंट में एनर्जी चाहिए. सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण क्या हो गया है? दो टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल है. दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट एटम या तो ग्रुप अटैच रहेगा, तभी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो पाएगा. दैट इज द नेसेसरी कंडीशन. सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड में हो गया तो उसको हम सीस कहेंगे, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में हो गया उसको हम ट्रांस कहेंगे. अब देखिए ये जो कंपाउंड है इसमें ये दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है. इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम है और एक आपका ये प्रोपाइल ग्रुप है. इसके साथ दोनों ही हाइड्रोजन एटम है. तो कोई एक कार्बन एटम में अगर दो सेम एटम या तो सेम ग्रुप है, इन दैट केस सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकता. सो दिस कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, 2-मिथाइल हेक्स 2N. इस कंपाउंड में देखिए ये जो कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है. अब देखिए ये वाला कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन और एक आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है. लेकिन ये वाला कार्बन एटम के साथ दो मिथाइल ग्रुप है.
दो सेम ग्रुप अगर अटैच्ड है तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। सो दिस वन ऑल्सो विल नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है नंबर 3, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये स्ट्रक्चर है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का। तो देखिए ऑन द सेम कार्बन एटम दो ग्रुप है, सो ये भी नहीं एग्जिबिट करेगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में नंबर 4। नंबर 4 में है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये जो कंपाउंड है दिस वन विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। रीजन ये है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। जैसे रिंग स्ट्रक्चर हो जाती है तो एक रिजिडिटी आ जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं। अदरवाइज ओपन चेन कंपाउंड में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन जो है कोई प्रोहिबिशन नहीं है, फ्री रोटेशन है। दैट्स व्हाई पोजीशन अलग अलग नहीं हो सकता। जब फ्री रोटेशन है तो पोजीशन आइसोमरिज्म जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है सिस ट्रांस वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी। और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विल फोर्स द टू मिथाइल ग्रुप ईदर टू बी प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, दैट मींस अबव द रिंग और बिलो द रिंग। अगर दोनों ही बिलो द रिंग हुआ या तो दोनों ही अबव द रिंग हुआ तो उसको हम सीज कहेंगे। एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक अबव द रिंग एक बिलो द रिंग, तो हो जाएगा ट्रांस। तो ये अगर दोनों ही अबव द रिंग कर दिया, दोनों बिलो द रिंग भी हो सकते हैं, इन दैट केस ऑल्सो वो सीज बना जाएगा। तो ये हो गया आपका सीज। और ट्रांस मतलब क्या हो सकता है, एक अबव द रिंग एक बिलो द रिंग, इस तरह से। तो इसको हम ट्रांस कहेंगे। इसमें ये जो डॉट डॉट देख रहे हो ये बिलो द प्लेन इंडिकेट कर रहा है और ये अबव द प्लेन, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ये हो जाएगा सीज। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लास 11th इक्विलिब्रियम पार्ट 2 से ये क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि H3PO4 जो कि फॉस्फोरिक एसिड है ये आयनाइज करते हैं 3 स्टेप में, और जो आयनाइजेशन कांस्टेंट्स है Ka1, Ka2 और Ka3, और K जो है ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगा? तो ये आपको A, B, C और D 4 आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ये आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। H3PO4 का स्ट्रक्चर ये है, ये जो OH ग्रुप्स है ये आयनाइजेबल है। 3 OH ग्रुप है तो 3 H+ ये रिलीज कर सकते हैं, तो इट इज ए ट्राइबेसिक एसिड। सो इसका 3 स्टेप में जो आयनाइजेशन होता है उसको हम लिखते हैं H3PO4। एक H+ अगर इसने रिलीज कर दिया तो H2PO4 माइनस हो जाएगा। अब यहां से आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका हमें बता दिया Ka1, तो Ka1 का एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं। Ka1 विल बी इक्वल टू व्हाट? Ka1 जो कि आयनाइजेशन कांस्टेंट या तो एसिडिटी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो इसको। इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। इसके बाद देखिए अब ये जो है H2PO4 माइनस ये आयनाइज करेगा, एक और H+ निकल गया, तो आपका कॉन्जुगेट बेस इसका बनेगा वो होगा HPO4 -2। इस स्टेप में आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 है। एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 -2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस। लास्ट आपका ये जो कॉन्जुगेट बेस है जिसमें एक और प्रोटॉन है जो रिलीज होगा HPO4 -2 H+, एक रिलीज हो जाने से फॉस्फेट आयन शेप रह जाएगा। इस स्टेप में आयनाइजेशन कांस्टेंट है आपका Ka3, सो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 -3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 -2। सो पहले मैं ये जो B के जो स्टेटमेंट है उसका आपको बता देती हूँ, ये सही है कि गलत है। ये सही है बिल्कुल। बोल रहा है कि H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 -2। ये सही क्यों है? अब देखिए H3PO4 से एक प्रोटॉन इजीली रिलीज हो सकता है क्योंकि H3PO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। प्रोटॉन रिलीज होने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस इसका बन रहा है H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस में से एक प्रोटॉन का रिलीज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? प्रोटॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण प्रोटॉन का रिलीज होना यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ज्यादा मुश्किल होगा।
तो ज्यादा मुश्किल अगर होगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस केस में ज्यादा होगा? H3PO4 के केस में H प्लस आयन इजिली निकल रहा है, दैट मीन्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर इन दिस केस देन कंपेयर टू द सेकेंड केस। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस HPO4-2 बना, इसमें तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो गई है, तो दो नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण ये जो है इसकी स्टेबिलिटी भी इतना ज्यादा नहीं होगा। ऊपर से इसमें से प्रोटॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज हो जाएगा, प्रोटॉन को वो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को रिलीज होने में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस ये प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे सबसे लोएस्ट इसमें होगा, एंड दैट मीन्स जो Ka1 है उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा, बिकॉज Ka1 का एक्सप्रेशन में आप क्या दिख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय दिस। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होने का मतलब क्या है, Ka1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसके बाद H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ये दोनों में, सो डिक्रीज होने का मतलब है Ka2 वैल्यू और Ka3 वैल्यू जो है Ka1 वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट आपका नंबर बी में दिया हुआ है कि H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4-2, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हमने टिक कर दिया पहले। अभी जो है नंबर ए और सी को हमें देखना है, डी को भी देखना है। अभी हम क्या करते हैं, ये तीनों स्टेप में जो आयनाइजेशन हुआ है इसको हम ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4-2, HPO4-2, ये ऑपोजिट साइड में कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, H3PO4 कितना H प्लस है, 1 2 3, तो 3H प्लस प्लस PO4-3। तो यहाँ से ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमें मिल गया, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर हम K मान ले तो K इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्यूब इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4-3 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। ये K का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अभी K के साथ K1, K2 और K3 का क्या रिलेशन है वो निकालने के लिए ये पार्ट को मैं रब कर देती हूँ। अगर हम ये K1, K2 और K3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकलता है, देखिए K1 इंटू K2 इंटू K3, ये मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशंस को। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4-2, HPO4-2, ये कैंसिल हो गया। सो इट इज कमिंग H प्लस इंटू H प्लस इंटू H प्लस, दैट मीन्स H प्लस का क्यूब इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4-3 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3PO4। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये तो K का एक्सप्रेशन है, सो दिस इज इक्वल टू K, सो यू कैन राइट K इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। अब देखिए दोनों साइड में अगर हम इस एक्सप्रेशन का लॉग ले लेते हैं, लॉग का रूल में जब मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हमें प्लस करना पड़ता है, सो वी कैन राइट लॉग K इज इक्वल टू लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3। तो देखो नंबर ए सही हो गया, नंबर बी अभी अभी मैंने आपको बताया ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3, रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, ये करेक्ट नहीं होगा, नंबर डी ये नहीं होगा। ऑप्शन ये नंबर 4 करेक्ट हो रहा है, ए बी एंड सी ऑन। ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाला मैंने लिख रखा है, ये है आपका सोडियम बेंजोएट, जिसको सोडा लाइम से हिट किया जा रहा है। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन में पार्ट लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लेते हैं। तब देखिए इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया C6H5COONA in order to make you understand what actually happens। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडा लाइम से हीट करते हैं देन इट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, और ये जो आपका NaOH है इसमें से ये जो NaO पार्ट है ये इसके साथ आकर के Na2CO3 बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आ जाएगा और हमें मिलेगा बेंजीन C6H6 प्लस Na2CO3। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखिए तब बेंजीन बन रहा है। सेकेंड रिएक्शन ले लेते हैं, एन-हेक्सेन। ये है वो रिएक्शन जिसमें जो एल्केन्स है हैविंग 6 to 8 कार्बन एटम, इसमें 6 कार्बन एटम है। व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम और वेनाडियम और मोलिब्डेनम। यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिखा हुआ है। अबव 773 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो विल बी अप्लाइड। देन ये जो है इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और क्या बनाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें 6 कार्बन आइटम है, सो बेंजीन बनेगा। तो इस रिएक्शन से भी बेंजीन बन रहा है। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 में देखिए इथाइन है, जिसको कॉमनली हम एसिटिलीन बोलते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू इसको पास किया जा रहा है एसिटिलीन गैस को। टेम्परेचर कितना है, 873 केल्विन। तो इथाइन जो कि अल्काइन्स है, दे अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। एक तो है लीनियर पॉलीमराइजेशन, एक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे इस कंडीशन में एसिटिलीन जो है, इथाइन जो है, इट विल अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसका ट्राइमराइजेशन हो जाएगा और बेंजीन बनेगा। सो इस तरह से ये रिएक्शन हो, इस तरह से बॉन्ड्स टूटते जाएंगे और इनके बीच में साइक्लाइजेशन होकर के बेंजीन बनेगा। इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। डायजोनियम सॉल्ट्स को अगर हम वाटर के साथ वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, इन दैट केस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन का एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। सो हमें मिलेगा फिनॉल। तो यही वो रिएक्शन है जिसमें बेंजीन नहीं बनेगा, फिनॉल बनेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नंबर 4।